तो स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट अगर आप क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th का हमने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसके अंदर हम सारे डेरिवेशन, टोटल 65 डेरिवेशन है क्लास 12th में, 65 या 66, तो सारे डेरिवेशन हम एक ही प्लेलिस्ट में लेके आ रहे हैं स्टूडेंट। और अब तक हमने 5 डेरिवेशन कर लिया है जिसका प्लेलिस्ट आप हमारे चैनल पे चेक कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे सारे फिजिक्स पे। अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू देख रहे हैं तो स्टूडेंट आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उस पर भी आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी या वो आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज लॉन्ग वायर। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, एक लॉन्ग वायर इस तरीके का ले लेंगे यहाँ पे, और इसके ऊपर प्लस चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, ये प्लस चार्ज इस तरह से फैला हुआ है, ठीक है। एक लॉन्ग वायर ले लीजिए जिसके ऊपर प्लस चार्ज फैला हुआ है, इससे आपने बोला, और इसका स्टूडेंट चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लैम्डा क्या है स्टूडेंट, तो लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी का, पेशेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब है कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है। जैसे एक आम का दाम अगर पता हो तो आप 5 आम का दाम निकाल सकते हैं, कैसे स्टूडेंट, सिंपली मल्टीप्लाइंग विद द नंबर। तो इसी तरह लैम्डा क्या है, एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है वो है। तो अगर कल के दिन आपको किसी भी लेंथ पे चार्ज निकालना हो तो आप क्या करेंगे, लैम्डा इंटू एल। तो चलिए उसी चीज को देखते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे मुझे अप्लाई करना है गॉस लॉ, और स्टूडेंट आप जानते हैं कि गॉस लॉ केवल और केवल क्लोज सरफेस के लिए अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे क्लोज सरफेस तो दिया नहीं है तो अपने तरफ से बनाना पड़ेगा, क्लोज सरफेस स्टूडेंट अब दिया अपनी तरफ से बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे गॉसियन सिलेंडर एज्यूम कर लेता हूँ जिसके सेंटर से ये वायर पास कर रहा है। मैंने गॉसियन सिलेंडर स्टूडेंट इस तरह से एज्यूम कर लिया, इसका लेंथ एल है। अब ये गॉसियन सिलेंडर क्या होता है, तो स्टूडेंट आपको पता है कि गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए लगता है, तो हम कई बार इमेजिनरी सरफेस ले लेते हैं जो हमारे लिए सुटेबल हो ताकि हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सके। अब स्टूडेंट हमें आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो हमने जानबूझ के इसका रेडियस भी आर ही लिया है, जो ये हमने सिलेंडर अपनी तरफ से बनाया है, ये जानबूझ के इसका रेडियस आर लिया है। तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, यह है गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस, ठीक है स्टूडेंट, ये गॉसियन सिलिंड्रिकल सरफेस। अब मैंने ऐसा ही क्यों बनाया, कोई और चीज क्यों नहीं बनाया, तो स्टूडेंट ये सिमेट्री से हम देखते हैं कि जैसे एक लाइन है तो उसके लिए सिलेंडर बनाया, पॉइंट चार्ज लास्ट वीडियो में देखिए तो उसके लिए स्फेयर बनाया, आगे कुछ और आएगा तो उसके लिए कुछ और देखेंगे, लेकिन हम सिमेट्री को फॉलो करते हैं। तो इस ज्यादा सिमेट्रिकल डायग्राम तब बनता है जब लाइन चार्ज के लिए सिलेंडर ले। और इसमें अभी आप एक एंगल भी देखेंगे स्टूडेंट, इसका लेने का एक एडवांटेज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया बीच की भी, एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनता है वो अच्छा बनता है। क्या बनता है तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले मैं इस सरफेस का नाम रख देता हूं। तो ऊपर वाले सरफेस को मैं वन सरफेस कह रहा हूं, ये सरफेस अब मेरा वन सरफेस है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा स्टूडेंट, तो अगर एरिया वेक्टर आपको नहीं पता है कि एरिया वेक्टर क्वांटिटी है तो जान लीजिए स्टूडेंट कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका जो एरिया वेक्टर होगा जिसको मैं DA1 कह रहा हूं वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। एरिया वेक्टर होता है और उसका जो डायरेक्शन होता है, जैसे बेटा फॉर्मूला तो आपको पता है कि एरिया का कैसे निकालते हैं, जैसे सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर, रेक्टेंगल के लिए एल इंटू बी। लेकिन उसका डायरेक्शन आपको नहीं पता है, तो डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जैसे ऊपर ढक्कन है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। अगर यहाँ पे बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं इस सरफेस को 2 कह रहा हूँ, इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा DA2, और इस सरफेस को अगर मैं 3 कह रहा हूं तो इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा DA3। डी लेने का मतलब है स्टूडेंट कि छोटे से एरिया को मैं ले रहा हूं अभी, पूरा एरिया भी एक साथ ले सकता हूं लेकिन मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अनुसार छोटे से एरिया को ले रहा हूं। अब अगर स्टूडेंट इस डायग्राम को कोई ऊपर से देखे तो उसको एक बात समझ में आएगा कि ये ऊपर से, अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करूं थोड़ा सा समझने के लिए बस, तो टॉप व्यू की जब कोई बात करेगा स्टूडेंट तो इसको इस तरह से सिलेंडर जो मैंने बनाया है वो ऐसा दिखाई पड़ेगा, और ये जो पॉइंट है, ये जो वायर है उसको पॉइंट दिखाई पड़ेगा अगर आप ऊपर से देखो तो। और ये डिस्टेंस आर है, तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट है ये प्लस चार्ज है क्योंकि वायर पूरा प्लस चार्ज है। तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी स्टूडेंट, इतना आपको कॉमन सेंस से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, तो इससे रेडियली हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी, रेडियली हर तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी।
जैसे यहाँ से रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड, ये किसका डायरेक्शन है स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक में। अब मैं अगर आपको इसको फील कराऊं, तो अगर ये बॉटल है तो बॉटल से के बीच से वायर पास कर रहा और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे निकल रही है चारों तरफ, कर्व सरफेस पे चारों तरफ आगे पीछे निकल रही है चारों तरफ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट देखिए, जो टॉप सरफेस है उससे फ्लक्स नहीं आएगा और जो बॉटम वाला सरफेस है उससे भी फ्लक्स नहीं आएगा। पहले मैं आपको कॉमन सेंस से बताता हूँ क्यों नहीं आएगा। फ्लक्स का मतलब है कि फील्ड लाइंस सरफेस एरिया को परपेंडिकुलरली पेनिट्रेट करके जानी चाहिए। तो बेटा जब सारी फील्ड लाइंस ऐसे ही निकल रही है, सारी फील्ड लाइंस ऐसे निकल रही है, तो ऊपर वाले एरिया को तो पेनिट्रेट ही नहीं कर रही है और नीचे वाले एरिया को भी पेनिट्रेट नहीं कर रही है। ये तो बस ये जो एरिया है इसी को पेनिट्रेट कर रही है। यानी फ्लक्स केवल इससे आएगा, जो कर्व सरफेस एरिया, ऊपर नीचे से आएगा ही नहीं। तो फील्ड लाइंस बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड है, तो ऊपर जाती तो ऊपर से आता, नीचे जाती तो नीचे से आता, लेकिन है नहीं ऐसा। ये तो बात मतलब कॉमन सेंस है। बाकी मैथमेटिकली हम इसको भी समझेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, मैं डायग्राम बना रहा हूँ स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, DA2 के डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब कभी भी होगी ऐसी ही होगी। पेशेंट DA2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? 0 डिग्री। DA1 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है? तो देखो स्टूडेंट, DA1 है ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर, एंगल DA1 के साथ कितना बन रहा है? 90 डिग्री। DA2 के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या एंगल बन रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा इधर ही होगी। अब रेडियली चारों तरफ है, लेकिन बेटा वैसे रेडियली ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है रेडियली चारों तरफ है, लेकिन नीचे वाले वेक्टर जो एरिया वेक्टर है उसके साथ तो ये 90 ही बना रहा है ना, क्योंकि अगर इधर भी लोगे तो एरिया वेक्टर नीचे है और ये ऐसे है, इधर भी लोगे तो एरिया वेक्टर ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और ये ऐसे है, एरिया वेक्टर इसका नीचे है। समझ रहे हो ना? तो यानी ऊपर नीचे से एंगल, ऊपर नीचे जो DA1 और DA3 है इसके साथ एंगल 90 बनेगा और DA2 के साथ एंगल 0 बनेगा। तो स्टूडेंट ये अगर आपको समझ में आ गया तो इस डायग्राम को मैं हटा रहा हूँ, इस डायग्राम को मैं फील करने के लिए आपको बनाया था। अब मैं लिखूंगा स्टूडेंट बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। सबसे पहले आपको लिखना है स्टूडेंट बाई अप्लाइंग गॉस लॉ, बाई अप्लाइंग गॉस लॉ। अब गॉस लॉ, और इसमें पहला काम आपको हमेशा करना है स्टूडेंट कि फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो फॉर्मूला गॉस लॉ का लिखिए, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए या डी एस, कुछ भी लिखिए। तो मैंने हर जगह डी ए लिखा है, तो आई विल प्रीफर डी ए। ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा ये लिखना चाहिए आपको, इसको लिखते ही आपको 0.5 तो मिल जाता है, तो ये तो लिखना चाहिए हमेशा। अब इसके बाद देखो स्टूडेंट, ये जो इंटीग्रल है वो क्लोज सरफेस के लिए होता है। तो अब देखो सिलेंडर क्लोज तो नहीं है, ये क्लोज कैसे बनेगा? जब तीनों सरफेस को, ऊपर वाले ढक्कन को जोड़ दूं, नीचे वाले ढक्कन को जोड़ दूं और कर्व को जोड़ दूं, तो यानी इसको क्लोज बनाने के लिए तीन चीज को जोड़ना पड़ेगा, ढक्कन को, नीचे वाले ढक्कन को और साइड में जो सरफेस है। इस इंटीग्रल को गोला हटा के तीन इंटीग्रल में तोड़ लेता हूं। पहला इंटीग्रल है E.DA1। घबराना मत, कोई अगर ऐसा बोले सर इंटीग्रेशन तो आता है, नहीं, कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन का, अभी समझा रहा हूँ, आगे चल के देखना इंटीग्रेशन नहीं करना होगा। इंटीग्रेशन एक समेशन के जैसा ट्रीट करेंगे हम यहाँ पे, तो ये कोई नहीं घबराएगा स्टार्टिंग में कि इंटीग्रेशन आ गया। E.DA1, तो E.DA1 लिया मैंने, तो इसके बीच में फ्लक्स निकाल लिया। अगर मुझे इससे टोटल फ्लक्स निकालना है तो इससे फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने लगाया E.DA1। फिर बटन नीचे वाले के लिए लगाया E.DA2। DA2 मतलब मैंने इससे भी फ्लक्स लिख लिया, और थर्ड वाले के लिए लगाया स्टूडेंट E.DA3। E.DA3 मतलब मैंने नीचे वाले से फ्लक्स लिख लिया। अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा जो इसके अंदर चार्ज आएगा, इस सिलेंडर के अंदर चार्ज आएगा। तो स्टूडेंट इस सिलेंडर का लेंथ मैंने क्या लिया है? L। तो इसके अंदर कितना चार्ज आएगा? लैम्डा इंटू L। कैसे? अभी आपको समझाया था कि लैम्डा क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ में जो चार्ज है वो लैम्डा है। तो L लेंथ पे कितना चार्ज होगा? तो एक आम का दाम अगर 5 रुपए है तो 10 आम का दाम कितना होगा? मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 रुपीज। इन द सेम वे स्टूडेंट, यहाँ पे क्यूइन कितना होगा? तो एक यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा है, तो एल लेंथ का चार्ज कितना होगा? तो लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट, जो एंगल आपने को कि ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो इसी तरह मैं इसको एक्सपेंड करूंगा स्टूडेंट, इसका एक्सपेंड करूंगा तो हो जाएगा E.DA1। E.DA1, और बेटा ऊपर से एंगल क्या बन रहा है? कॉस 90, प्लस इसका एंगल क्या बन रहा है? E.DA2 कॉस 0, प्लस E.DA3
EDA3 cos 90, ठीक है, EDA3 cos 90, और ये किसके इक्वल है स्टूडेंट, ये इक्वल है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये देख लीजिए आप एक बार इसी क्वेश्चन को देखिए, ये इक्वल है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट की, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट, देखिए cos 90 क्या होता है, जीरो होता है। अगर cos 90 की बात करेगा तो ये दोनों जीरो हो जाएगा, और यहाँ मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिकली भी ये जीरो होंगे। तो देखिए, अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया, और जब ऐसा किया तो ये गोला नहीं लगाया, क्योंकि बच्चों देखो ये क्लोज सरफेस था, इन तीनों को जोड़ोगे तब जाके टोटल सिलेंडर से फ्लक्स मिलेगा। तो मैंने क्या किया, ढक्कन से फ्लक्स अलग लिख लिया, इससे अलग लिख लिया, कर्व सरफेस से अलग लिख लिया। अब तीनों को जोड़ा तो टोटल फ्लक्स तो क्लोज सरफेस आ गया ना, तो ये तीनों मिलके इस सिंगल इंटीग्रेशन को इंडिकेट कर रहे हैं। अब नीचे बात सुनो स्टूडेंट, cos 90 जीरो हो गया तो यहाँ तो जीरो हो गया, यहाँ EDA2 तो बच्चों EDA2 है तो इसको E ऐसे रहने दो, ये EDA2 बचा, और प्लस cos 0 1 होता है, क्योंकि प्लस जीरो इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया बच्चों, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब देखो स्टूडेंट, E को मैं इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, E को इंटीग्रेशन से बाहर ले लेता हूँ, अंदर होगा DA2 लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E इंटीग्रेशन से बाहर क्यों आया, तो स्टूडेंट देखो, इसमें हम याद रखेंगे, अगर आप बोलोगे कि ई कांस्टेंट है तो कैसे पता आपको कांस्टेंट है, तो बेटा इससे कांस्टेंट कैसे पता चल मुझे, बाई सिमेट्री, सिमेट्री से कैसे, बेटा इस वाले पोर्शन के लिए बॉटल के, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, बॉटल के बाई सिमेट्री बोल सकता हूँ कि बॉटल के इस वाले पोर्शन के लिए जो ई होगा वही इस वाले पोर्शन के लिए भी होगा, वही इस वाले पोर्शन के लिए भी होगा, वही, क्योंकि सबकी दूरी वायर से सेम है, तो हर पॉइंट के लिए जो ई की वैल्यू होगी, बॉटल के हर डीए के लिए जो ई की वैल्यू होगी वो सेम होगी, समझ रहे हैं ना। तो इसी वजह से बाई सिमेट्री हम लिखेंगे कि भाई ई, ऐसा हमने इसलिए किया बिकॉज ई इज कांस्टेंट। तो लोग बोलेंगे भाई ई कांस्टेंट कैसे, ये स्टेप याद रखना, बेटा ई कांस्टेंट है कैसे, तो यहाँ आप लिखोगे बाई सिमेट्री। हमने सिमेट्री से देखा कि ई को कांस्टेंट होना ही चाहिए। अब आपको ये पता चल गया बेटा, अगर आपको ये पता चल गया तो अब DA2 को जोड़ूंगा, जैसे DA2 क्या है बच्चों, कर्व सरफेस एरिया। अब देखो DA2 अगर मैं छोटे छोटे, इंटीग्रेशन क्या करता है, इंटीग्रेशन सम करता है, तो अगर DA2 है तो ये बोल रहा है कि टोटल हर छोटे छोटे DA को जोड़ दो, हर छोटे छोटे DA को यहां से लेके यहां तक पूरा जोड़ दो, तो ये इस बॉटल का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना होता है स्टूडेंट, 2πRH, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, और ये टोटल एरिया होता है 2πRH। तो 2πRH, तो H की जगह हमने क्या लिया है स्टूडेंट, L लिया है। इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, E इंटू, बेटा इंटीग्रेशन जोड़ता है, जो छोटे छोटे अगर DA को जोड़ेगा तो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा, तो ये हो जाएगा E इंटू 2π R, स्मॉल आर लेते हैं स्टूडेंट क्योंकि रेडियस मैंने स्मॉल आर लिया था, स्मॉल आर इंटू L, तो ये हो गया लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बेटा L से L कैंसिल आउट कर दीजिए, जब L से L कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला मिलेगा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा बच्चों E इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2πε0R। ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए आपको। या स्टूडेंट 2 से अगर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, जैसे 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 4 बन जाएगा, तो 1/4πε0 को हम लोग क्या कहते हैं, K, तो यहाँ आंसर आ जाएगा 2K लैम्डा अपॉन R। इसका आंसर क्या आएगा, 2K लैम्डा अपॉन R। बच्चे ये हमारा डेरिवेशन नंबर 6 है। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको इसके लिए नोट नहीं करना है, नीचे मैं लिंक आपको दे दूंगा या कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ आपको दिख रहा होगा, वहां से पूरा PDF, और अगर आप पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूला सीट भी है मेरे पास, जिसका पूरा PDF मैं आपको भेज दूंगा। और ऐसे ही कॉन्टेक्ट में हमारे साथ बने रहिए कि जो भी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए होगा वो मैं आपको सेंड करता रहूंगा। थैंक यू।